गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा टॉपिक थर्मोडायनेमिक सीरीज में और काफ़ी कंसेप्चुअली रिच टॉपिक है हमारा, और टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू एंट्रोपी। देखिए प्यारे बच्चों, ये टॉपिक ना केवल थर्मोडायनेमिक्स बल्कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है। और इस टॉपिक को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की बजाय अगर हम इसको अच्छे से समझ के पढ़ें तो प्यारे बच्चों ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी ये सोच के पढ़िएगा कि हमें इस टॉपिक को समझना है। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। डियर स्टूडेंट, हमने थर्मोडायनेमिक्स में जीरोथ लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ पढ़ा, सेकंड लॉ पढ़ा। तो जो भी लॉ हमने पढ़ा, जैसे हम जीरोथ लॉ की बात करें तो प्यारे बच्चों जीरोथ लॉ में हमने पढ़ा अबाउट इक्विलिब्रियम ऑफ टू सिस्टम ए एंड बी। और हमने कहा कि ये इक्विलिब्रियम तब होगा जब कोई क्वांटिटी होगी जो दोनों के लिए सेम होगी, और वो क्वांटिटी थी टेम्परेचर। मीन्स जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको टेम्परेचर के बारे में बताता है। या ये कह सकते हैं कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने टेम्परेचर को डिफाइन किया एक दूसरे तरीके से, जिसको हम कह सकते थे इट इज द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। ये हमारी एक रफ डेफिनेशन थी टेम्परेचर की, उसको दोबारा से रीडिफाइन किया। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें प्यारे बच्चों, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ भी हो जाए, अगर वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है बाहर से, तो उसमें एक क्वांटिटी होगी जो कांस्टेंट होगी। क्योंकि कोई भी लॉ है, जैसे अगर हम जीरोथ लॉ की बात करें तो उसने भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी की बात की जिसका नाम टेम्परेचर था। हमारा फर्स्ट लॉ कहता है कि एक क्वांटिटी होगी सिस्टम की तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगी, भले ही उसके अंदर कुछ भी हो जाए, और उस क्वांटिटी को कहा इंटरनल एनर्जी। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने क्वांटिटी को डिफाइन किया जिसका नाम था इंटरनल एनर्जी। अगर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने अब तक जितनी भी स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं आपने देखा होगा कि जैसे जब हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया तो सीधा लिख दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जब आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा तो आपने देखा होगा कि हमने क्या लिखा, स्टेटमेंट बाय मैक्स प्लैंक एंड केल्विन, स्टेटमेंट बाय क्लैसियस। हमने उसको सीधा ये नहीं कहा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमने कहा स्टेटमेंट, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी। अगर हम कार्नो की बात करें तो कार्नो ने कार्नो थ्योरम दिया, दैट वाज आल्सो द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। फिर कार्नो की अगर आप बात करें एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन कैनॉट बी वन, दिस इज आल्सो द स्टेटमेंट फॉर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक्चुअल में ये इतनी सारी स्टेटमेंट्स क्यों ओरिजिनेट हुई, क्योंकि हम उस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बिना उस क्वांटिटी के। जैसे फर्स्ट लॉ ने तुरंत कहा इंटरनल एनर्जी, जीरोथ लॉ ने कहा टेम्परेचर, ऐसे ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है प्यारे बच्चों, वो भी एक क्वांटिटी के बारे में बात करता है जिसका नाम है एंट्रोपी। और हमने जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अब तक समझा है वो बिना एंट्रोपी के समझा है। तो बिना एंट्रोपी के समझेंगे तो फिर इसी तरीके से आपको इधर उधर से उसको बताना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये एस्टैब्लिश करता है, ये इंट्रोड्यूस करता है एक नया कंसेप्ट, एक नई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है एंट्रोपी। एंड डियर स्टूडेंट, एंट्रोपी हमें किस बारे में बताती है? यह हमें बताती है एंट्रोपी की क्यों कुछ जो नेचुरल अकरिंग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं वो एक ही डायरेक्शन में क्यों होते हैं जबकि उनको कोई लॉ रोकता नहीं था। यानी अगर आप बात करें फ्री एक्सपेंशन की, कि हमारे पास बलून है, उसमें से हवा निकल गई तो वो वापस क्यों नहीं आती? या मान लीजिए आपने दूध में चीनी मिला दी है तो वापस ये प्रोसेस अपने आप रिवर्स क्यों नहीं होता? और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रोकता भी नहीं है। यानी ऐसे बहुत से प्रोसेस हैं जो एक ही दिशा में होते हैं, वो दिशा एंट्रोपी तय करता है। यानी एंट्रोपी बताएगा कि कौन सा प्रोसेस किस दिशा में होगा। ओके, यानी इसको हम प्रेफर्ड एरो ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है टाइम की कि इस टाइम के साथ ये प्रोसेस ऐसे होगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, इसमें एक मैंने लाइन भी लिखी है
कि एंट्रोपी गिव्स अस द प्रेफर्ड डायरेक्शन टू द एरो ऑफ टाइम फॉर ए नेचुरली अकरिंग प्रोसेस, कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस किस दिशा में होगा उसके बारे में एंट्रोपी हमें बताता है। और प्यारे बच्चों, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, मीन्स स्टेट फंक्शन मीन्स इट डज नॉट डिपेंड कि आप उस स्टेट पे कैसे आए हैं। मान लो आपके पास एक स्टेट है प्यारे बच्चों P1 V1 T1, ठीक है। यहां मैं लिख लेता हूं, थोड़ा ध्यान रखना कि ये रफ है, ठीक है, अलग कलर से लिख लेता हूं। तो मान लीजिए आपके पास किसी सिस्टम की स्टेट है P1 V1 T1 और दूसरी स्टेट है P2 V2 और T2। इस स्टेट का एंट्रोपी होगा, इस स्टेट का एंट्रोपी होगा। अगर आप इस स्टेट से इस स्टेट पर दूसरे रास्ते से जाते हैं तो भी इसका एंट्रोपी और इसका एंट्रोपी सेम रहेगा। यानी एंट्रोपी इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि एक स्टेट से आप दूसरी स्टेट पे कैसे गए हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट पे हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, नॉट ऑन द पाथ और द वे थ्रू विच द सिस्टम इवोल्व्स और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और ये एंट्रोपी का जो कंसेप्ट था ये किसने इंट्रोड्यूस किया बच्चों? ये इंट्रोड्यूस किया था आई थिंक 1854, अब मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे शायद ऐसा लगा 1854 की ये बात है। क्लैसियस, ये जो टाइम है ये आप कंफर्म कर लेना, 1854 या कुछ और है, कि क्लैसियस ने एक्चुअली क्लैसियस वाज ट्राइंग टू सोल्व ए पजल। वो एक पजल को सोल्व कर रहा था। क्या पजल थी वो? कि हमने ये पढ़ा कि अगर आपको एक रिवर्सिबल हीट इंजन बनाना है और आइडियल कंडीशंस में वो वर्क करेगा, किसी भी तरह का उस पर कोई भी किसी तरह की पाबंदी नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या देखते हैं कि उसे कुछ हीट रिजेक्ट करनी पड़ रही है, किसको? कोल्ड रिजर्वोयर को। यानी अगर एक इंजन है एंड इट इज वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स इन रिवर्सिबल साइकिल्स, इट हैज टू रिजेक्ट सम हीट। मान लो 100 जूल उसने ले लिया हॉट रिजर्वोयर से और फिर उसमें से वर्क में बदल दिया, फिर कुछ हीट को उसे रिजेक्ट करना ही पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों, वो हीट वहां रिजेक्ट क्यों कर रहा है? वो तो एक लॉस्ट हो गई, वो हीट तो हमारे किसी काम की नहीं आई। तो क्लैसियस साहब उसी चीज को रिजोल्व कर रहे थे कि भाई ये हीट जो है ये हम क्यों रिजेक्ट करनी पड़ती है, ऐसा इंजन क्यों नहीं बन सकता कि बिना हीट रिजेक्ट किए ही वो चल जाए। उस पजल को सोल्व करते टाइम उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, एंट्रोपी का कंसेप्ट। और प्यारे बच्चों, क्लैसियस सर ने ही इसको नाम दिया था एंट्रोपी। एंट्रोपी इज coined from a word entrop, because entrop means n means inside and trop means transformation. This is a Greek word. Entrop means this is a transformation which is occurring inside the system. यानी एंट्रोपी रिलेटेड टू द इनर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम, कि उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म है जिससे ये क्वांटिटी रिलेट करती है। और प्यारे बच्चों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कि नाम इसका एंट्रोपी है, लेकिन इसको लिखते हैं हम किसे? एस से। तो इसका रीजन क्या है प्यारे बच्चों? इसका रीजन ये है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्यारे बच्चों ओरिजिनली किसने दिया था? सर सैडी कार्नो ने दिया था। तो सर सैडी कार्नो के नाम का जो पहला लेटर है एस, वो इन्होंने लिया है, ठीक है। हालांकि इनका पूरा बड़ा नाम है लियोनार्डो वट समथिंग सैडी कार्नो, ऐसा, ओके। सो दिस एस कम्स फ्रॉम सैडी इन ऑनर ऑफ ग्रेट सैडी कार्नो, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग उन्होंने की थी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उन्होंने दिया था एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस एंट्रोपी, दैट्स व्हाई द सिंबल फॉर एंट्रोपी इज एस। और एक और मैं आपको बात बता दूं बच्चों, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट कि जो सैडी कार्नो के नाम में जो सैडी है, ये आपको बताऊं ये उसके नाम में था नहीं। मतलब सैडी कार्नो जो है उसके पिताजी ने उनके नाम के बीच में वर्ड लगाया था सैडी, बिकॉज ही वॉज वेरी मच इंप्रेस्ड बाई ए बुक रिटन बाई राइटर। उस राइटर का नाम था सैडी। और प्यारे बच्चों, ये उस बुक से उन्होंने नाम लिया था। फिर वो अपने बच्चे को, यानी जो सैडी कार्नो के पिताजी थे, फादर थे, उन्होंने ये नाम उनको दिया था। ये मतलब उनका कोई परंपरा में ये नाम नहीं था। और इनके पिताजी भी एक बहुत बड़े मतलब स्टेट्समैन रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उनके ओनर में, सैडी कार्नो के ओनर में हम इसको एस से डिनोट करते हैं।
अब प्यारे बच्चों, जैसे अगर हम इसको एनर्जी से कंपेयर करें, एनर्जी के साथ इसका अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें, तो एनर्जी क्या होती है, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें कांस्टेंट रहती है एंड फॉलो ए कंजर्वेशन लॉ। एंट्रोपी इज ए क्वांटिटी विच नेवर फॉलो ए कंजर्वेशन लॉ। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसमें कुछ हो रहा है तो एंट्रोपी सेम है। नो, एंट्रोपी उस केस में बढ़ भी सकता है और सेम भी रह सकता है। वो डिपेंड करता है हमारा जो प्रोसेस है उसका नेचर कैसा है। तो एनर्जी हमेशा जो है, अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम आप लेते हैं तो उसमें कांस्टेंट रहता है, बट ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट रहे एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का कोई कंजर्वेशन लॉ नहीं है। और प्यारे बच्चों, अगर हम एंट्रोपी को डिफाइन करें या एक प्रकार से समझें तो उसके दो तरीके हैं और दोनों इक्विवेलेंट हैं। इसमें लिखा है कि 2 इक्विवेलेंट वेज टू डिफाइन द चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम के एंट्रोपी में जो चेंज होता है उसको आप 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक मैक्रोस्कोपिक वे है और एक माइक्रोस्कोपिक वे है। जैसे बच्चों, आपकी क्लास है, आप क्लास में पढ़ते हैं और हम आपसे ये पूछ लें भाई आपकी क्लास की कैसी परफॉर्मेंस है, तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो मैक्रोस्कोपिक, एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक तरीका क्या है, मैं जैसे ये पूछ सकता हूँ भाई आपकी जो क्लास है उसमें आप 50% मार्क्स से कितने बच्चे हैं ज़्यादा और कितने कम बच्चे हैं। तो आप बता देंगे भाई इतने बच्चे जिनके 50% मार्क्स ज़्यादा हैं, इतने हैं उनके कम है। तो एक तरीका हो गया, मैंने पूरी क्लास को संबोधित किया, मैंने पूरी क्लास को ऑब्जर्व किया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हो सकता है मेरा कि हर बच्चे से मैं परसेंटेज उसकी पूछूं कि आपके परसेंटेज बताइए प्रीवियस क्लास के, आपके बताइए। ये दूसरा तरीका हो गया। तो इसी तरह जो हमारा एंट्रोपी है, इस एंट्रोपी को भी समझने के 2 तरीके हैं। मैक्रोस्कोपिकली अगर आप इसको समझते हैं तो आपको पूरे सिस्टम की बात करनी पड़ेगी। यानी उस सिस्टम में हमारा तरीका क्या रहेगा कि आप जो है सिस्टम में जो हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ एक्सचेंज मीन्स या तो सिस्टम लूज कर रहा है हीट को या फिर वो गेन कर रहा है। तो हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हाउ मच हीट इज एक्सचेंज्ड एंड एट विच टेम्परेचर द हीट इज बीइंग एक्सचेंज्ड। ये दोनों, ये तो एक मैक्रोस्कोपिक तरीका, बिकॉज हीट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, टेम्परेचर इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। एंड द सेकंड वे इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और द सेकंड वे इज आवर माइक्रोस्कोपिक वे टू डिफाइन चेंज इन एंट्रोपी, एंड दैट इज टू फाइंड आउट द वेज the molecules arrange themselves। किसी सिस्टम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज करते हैं एक दूसरे को और कितने तरीकों से वो अरेंज करते हैं, उसे हम उसका माइक्रोस्कोपिक वे कहते हैं। जब आप क्लास में बैठते हैं, हम क्लास में गए, आप सब बैठे हैं, अब आपके बैठने का तरीका बहुत सा हो सकता है। आज ऐसे बैठे हैं, कल आप अपने साथियों को बदल लेते हैं, लेट आने वाला पीछे चला जाता है, पहले आने वाला आगे बैठ जाता है। तो आपका जो अरेंजमेंट है वहाँ क्लास में बैठने का, इसी तरह मॉलिक्यूल्स का भी अरेंजमेंट है एक सिस्टम में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने का, चाहे वो एनर्जी के वे से डिस्ट्रीब्यूट हो, चाहे वो वेलोसिटी के वे से डिस्ट्रीब्यूट हो। तो वो अगर आप माइक्रोस्कोपिकली जाएंगे कि कितने तरीकों से मॉलिक्यूल्स या एटम अपने आप को अरेंज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी गिवन सिस्टम में, उस तरीके से भी आप एंट्रोपी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एंट्रोपी के दोनों वे हैं बच्चों, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। और धीरे धीरे इसमें आपको थोड़ा सा सेंस आने लगा, थोड़ा स्मेल आने लगा होगा, खुशबू आने लगी है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। एक हमारा लेक्चर है माइक्रोस्टेट एंड मैक्रोस्टेट, आप उसमें देखेंगे कुछ हम एक प्रकार से वहाँ थोड़ा हमने उसको टच किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट एंट्रोपी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो प्यारे बच्चों।